हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैं आपको इसमें फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। तो चलो आज फ़िज़िक्स की बात करते हैं। तो फ़िज़िक्स में पहला टॉपिक आता है प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ये देखो प्रकाश। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है तथा इससे हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इससे हमको वस्तुएं इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि जो प्रकाश है वो हमारी आंखों के अंदर दृष्टि की संवेदना उत्पन्न करता है। जब आंखों के अंदर दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होती है तो दृष्टि की संवेदना उत्पन्न होने से हमारी आंखें वस्तुओं को देखने में सहायक होती हैं। इसलिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य जो है वो एक प्रकार से आग का गोला है जिसमें प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही होते हैं। तो इसके बाद अगले टॉपिक में पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन में क्या होता है कि ये कोई प्रकाश की किरण है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चली और किसी तल से टकराती है, वो तल कैसा भी हो सकता है, जैसे चिकना भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, पीछे पॉलिश भी हो सकती है। तो क्या होता है जब प्रकाश किरण चलती है और उस तल से टकराती है तो तल से टकराने के पश्चात क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरण जो होती है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वही जो होता है वो प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके बाद इसमें आगे पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने ये चित्र बना हुआ है, इसमें एक ये पॉलिशदार तल बनाया गया है जिसको पॉलिशदार तल या चिकना तल कह सकते हैं। इसके पश्चात इस पर एक ये बिंदु है जिसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये अभिलंब खींचा गया है। इसके पश्चात ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है। जब आपतित किरण है इसके बाद क्या हुआ कि आपतित किरण का परावर्तन हो रहा है यहाँ से। तो ये कोण आई है, ये कोण आर है तथा इससे संबंधित दो नियम है। पहला नियम क्या है कि जब आपतित किरण चलती है तो आपतित किरण चलती है, इसके बाद इस आपतित किरण का क्या होता है, परावर्तन होता है। तो जो आपतन कोण होता है और जो परावर्तन कोण होता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये जिस एंगल से ये जो प्रकाश की किरण है वो इंसिडेंट होगी, उसी एंगल से ये जो प्रकाश की किरण होगी वो बाहर निकलेगी उसी एंगल से। इसके पश्चात दूसरा नियम क्या है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। या तो यक्ष तल होगा, या तो वाई तल होगा, या तो जेड तल होगा। यही है प्रकाश का परावर्तन। और दूसरी बात क्या है, जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है इसमें क्या होता है कि जब मान लो कोई प्रकाश की किरण चलती है किसी एक माध्यम से, कोई चिकना ये मान लो जैसे चिकना तल है, इसमें प्रकाश की किरण चली तो प्रकाश की किरण चलने के पश्चात क्या होता है, तो जो प्रकाश की किरण है उसके वेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो उसके वेवलेंथ में कोई परिवर्तन होगा, अर्थात वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य, और ना ही उसकी और वेवलेंथ तो मान लो चेंज ही नहीं होगा। इसके पश्चात जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति भी नहीं चेंज होती। बस क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराएगी तो उसकी प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो घट जाएगी। उसका कारण क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरण इस तल से टकराई तो तल से टकराने में क्या होता है कि जो तल जो होता है वो प्रकाश को थोड़ा बहुत अवशोषित कर लेता है, इसलिए क्या होता है कि उसकी तीव्रता घट जाती है। तो ये होता है, यही है प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद अगला टॉपिक इसी में थोड़ा सा आगे, हाँ तो इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ था। वो क्या बचा हुआ था, जैसे कोई प्रकाश किरण है वो अविलंब से आप आपतित करते हैं, तो जब अविलंब से आपतित करते हैं तो प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपतन कोण का मान जो होता है वो आपतन कोण क्या है, अविलंब के साथ कितना कोण बनाएगी, क्योंकि इसी से प्रकाश किरण जा रही है तो अविलंब के साथ ये कौन सा कोण बनाएगी, 0 अंश का कोण बनाएगी। तो कुल मिला के और जो परावर्तन कोण होगा वो भी 0 अंश का होगा, इसलिए आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 अंश के होंगे क्योंकि अविलंब से डाली जा रही है। तो ये हुआ तुम्हारा प्रकाश का परावर्तन। हाँ, तो मैंने अगला टॉपिक क्या बताया था, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश किरण, जैसे ये प्रकाश की कोई किरण है, जब कोई प्रकाश किरण, ये एक दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, इस माध्यम का वर्तनांक μ1 है, इसका माध्यम इस माध्यम का वर्तनांक μ2 है। कुछ किताबों में इसका n1 भी दर्शाते हैं या n2 दर्शाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें यह बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण कोई किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण में विचलन हो जाता है। तो यही प्रकाश का अपवर्तन
कहलाता है। तथा इस प्रकाश के अपवर्तन में और भी कई बातें बताई गई हैं। जैसे पहली बात क्या बताई गई है, जैसे कोई प्रकाश की किरण है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो थोड़ा अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर प्रकाश किरण को सघन माध्यम से डाला जाए और विरल माध्यम से प्रकाश की किरण परावर्तित हो, तो जब विरल सघन माध्यम से इस माध्यम से डालोगे, प्रकाश किरण इस माध्यम से डालोगे, तो ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हो गया तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन। तथा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और भी कई बातें हैं। जैसे जो तारे होते हैं वो टिमटिमाया करते हैं, वो प्रकाश के अपवर्तन की घटना पर आधारित हैं। अब तारे टिमटिमाया करते हैं। इसके बाद और भी कई उदाहरण हैं। जैसे कोई मान लो बाल्टी है, बाल्टी के अंदर मान लो कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है, उसमें क्या करते हैं हम, कोई छड़ स्टील की डाल देते हैं। तो जब कोई छड़ स्टील की डाल देते हैं तो वो जो छड़ होती है वो थोड़ी सी उठी हुई प्रतीत होती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जैसे कोई पात्र है, पानी से भरा हुआ है, कोई पात्र जब पानी से भरा हुआ होता है तो उसकी कभी कभी पेंदी देखते हैं, जो पेंदी होती है वो थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। और इसके बाद और भी जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जो सूर्य होता है, सूर्य अपने टाइम पर उदय होता है, अपने टाइम पर अस्त होता है, उसका एक टाइम होता है। पर जब प्रकाश के अपवर्तन घटना में क्या होता है, जो सूर्योदय का टाइम है, सूर्योदय का टाइम, तो वो क्या होता है, कुछ क्षण पहले उदय हो जाता है, और जब सूर्यास्त का जो टाइम होता है वो कुछ क्षण बाद, मतलब कुछ टाइमिंग उसकी आगे पीछे हो जाती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे कोई प्रकाश की किरण है, मतलब सूर्य है, तो सूर्य में क्या होता है, जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय जो होता है वो अपने टाइम से पहले हो जाता है, और जब सूर्यास्त का समय आता है तो वो अपने टाइम से बाद में होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अब इसके पश्चात और भी हैं। तो मैंने बताया जो प्रकाश मतलब जो तारे होते हैं वो टिमटिमाया करते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं कि जो तारे मतलब तारों से जब प्रकाश किरण चलती है तो जो आसमान होता है वहाँ पर कई माध्यम पड़ते हैं। तो जब कई माध्यम पड़ते हैं तो प्रकाश किरण विरल माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम से होते हुए हमारी आंखों में पड़ती है। तो हमारी जब आंखों में पड़ती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग पर विचलित होती रहती है। तो हमको ऐसा लगता है कि जो मतलब जो लाइट है वो क्या हो रही है, मतलब लुप्त दुप कर रहा है, पर ऐसा वास्तविकता में नहीं होता। हाँ, तो आगे इसके बाद और भी इसमें बता रहे हैं। हाँ, तो मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया, अब थोड़ा सा और बाकी था इसमें। मैं अगली बात क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरण है, जैसे ये विरल माध्यम है और ये तुम्हारा क्या है, सघन माध्यम है। ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है। अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है, आपको पता है जो प्रकाश की चाल होती है वो नॉर्मल जो चाल होती है वायु में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ये तो आप जानते हैं। तो ऐसे ये विरल माध्यम हुआ, ऐसे ये सघन माध्यम हुआ, ठीक। तो विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे विरल माध्यम, जैसे ये मान लो वायु है और ये मान लो कांच है, ये वायु हो गया, ये कांच हो गया। जैसे ये मान लो ये वायु हो गया और ये वाला क्या हुआ, कांच हुआ। तो देखा जाए तो ये जो वायु है, ये वायु और यह कांच है। तो कांच जो है वो सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो तुमको पता है कि जो वायु में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इसके पश्चात जो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये होती है कांच में। तो मतलब क्या होता है, ये मतलब विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश की जो चाल होगी वो घट जाएगी। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि इसकी जो चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और जो वायु है, वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। इसलिए जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाएगी तो उसकी जो चाल होगी वो घट जाएगी। तथा वही प्रकाश किरण अगर कांच से वायु में डाली जाए तो क्या होगा, कांच से जब वायु में डाली जाए तो प्रकाश की जो मतलब वेग होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है और इसमें क्या होता है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड स्क्वायर। हाँ,
हाँ, तो मैंने तुमको मतलब मैं बता रहा था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। एक बार फिर से मतलब रिवाइज कर देता हूँ। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसके बारे में क्या होता है कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है इसके कारण मतलब विचलन होता है कुल मिला के, तो वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन में और भी बातें बताई गई, जैसे अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताए गए हैं उसमें कि अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण जो होती है वो अवलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। अगर यही प्रकाश किरण में दूसरा नियम क्या है कि इधर से अगर सघन माध्यम से प्रकाश किरण डाली जाए, सघन माध्यम से अगर प्रकाश किरण जाए और विरल माध्यम में निकले तो ये अवलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, और ये जो एरो का चिन्ह है ये इस साइड है, ये बदल जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। अब यही है। इसके पश्चात मैंने आगे क्या बताया कि अगर मतलब विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो कम होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है, उल्टा बता दिया, आई एम सॉरी, जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश का चाल जो होती है वो ज़्यादा होती है और जो सघन माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। जैसे ये मान लिया मैंने, ये कांच है, ये कांच है और ये वायु है। अगर प्रकाश की चाल वायु से कांच में जाए तो प्रकाश की चाल जो होगी वो घट जाएगी। अगर वही प्रकाश कांच से वायु में डाला जाए तो जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वायु होता है वहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। इसके पश्चात कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके पश्चात एक और होता है जैसे जल होता है, अगर यहाँ पे वायु होता और यहाँ पर क्या होता, जल और वायु देखा जाए तो वायु विरल है जल की अपेक्षा और जल सघन है, और वैसे जो जल होता है उसमें प्रकाश की चाल जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसके पश्चात मान लो ये वायु इधर मान लो इसको हटा देते हैं, इसकी जगह ये जो है ये कांच हटा दिया, इधर मैंने मान लिया क्या, कांच भी हटा दो, इधर से तुम वायु भी हटा दो, इधर मान लो ये जल हो गया और ये तुम्हारा क्या हुआ, इसको जल मान लो, ये तुम्हारा क्या है, जल है, और इधर ये क्या है, तुम्हारा कांच है। अब मतलब चित्र बनाना ना, थोड़ा चित्र इसके हिसाब से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये जल है, ये कांच है। हाँ, तो इसमें क्या है कि देखो जल और कांच। अब इसमें देखो जल सघन है कि कांच सघन है, कांच सघन है, पर चित्र में इसमें विरल लिखा, मतलब इसको इसमें न जाना, इसमें समझना, ये जल है ये कांच है, कांच क्या है, सघन है, जल क्या है, विरल है। ठीक, तो क्या होगा जब प्रकाश किरण जल से कांच में जाए, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जाएगी, और जल क्या है, और कांच जो है वो क्या है, सघन है जल की अपेक्षा, इसलिए जब प्रकाश किरण जल यानी विरल माध्यम से कांच यानी सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, घट जाएगी। इसी प्रकार से अगर उल्टा करें, अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम यानी कांच से विरल माध्यम यानी जल में जाए तो क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये हुआ आपका प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, तो इसके बाद अगला मतलब टॉपिक आता है अपवर्तनांक। तो अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, मतलब कोई प्रकाश की किरण होती है, जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण है, ये आपका चित्र बना हुआ है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल v1 मान ली गई है, इसमें जो प्रकाश की चाल है ये v2 मानी गई है। ठीक, अब ये तो आपको पता ही है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब के साथ कोण बना रही है, आपतन कोण है, ये भी अभिलंब है, इसके साथ ये परावर्तन कोण है। ठीक, तो इसमें क्या बताना है कि आवर्तनांक होता क्या है, इसमें आवर्तनांक के बारे में बताना है। तो जो पहला माध्यम है इसमें प्रकाश की चाल जो है v1 है, और दूसरा माध्यम जो है इसमें प्रकाश की चाल क्या है, v2। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वही आवर्तनांक कहलाता है, यही आवर्तनांक है। इसके पश्चात क्या होता है, आवर्तनांक जो होता है वो कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे घनत्व, जो आवर्तनांक है वो घनत्व के समानुपाती होता है। अगर कोई माध्यम है उसका घनत्व ज़्यादा है तो उसका जो आवर्तनांक होगा वो भी ज़्यादा होगा, और इसके पश्चात जो आवर्तनांक होता है वो ताप के समानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आवर्तनांक कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो आवर्तनांक ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जो आवर्तनांक है
वो तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर तरंग दैर्ध्य जिस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसका आवर्तनांक कम होगा। अगर आवर्तनांक कम है तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी, मतलब वही हुआ। इसके पश्चात और बातें हैं, जैसे जो वायु होता है, वायु के लिए जो आवर्तनांक होता है वो 1 होता है। वायु के लिए आवर्तनांक होता है 1। इसके पश्चात जो कांच होता है उसके लिए आवर्तनांक जो होता है वो 1.5 होता है, यानी 3/2। इसके एक और आता है जैसे हीरा, जो हीरा है उसके लिए आवर्तनांक जो होता है 2.4 होता है, यानी 12/5। तो इसके बाद और बताते हैं। हाँ, तो आवर्तनांक से संबंधित कुछ सवाल ये हैं कि जैसे एक सवाल है, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या कांच का आवर्तनांक क्या होगा। जब ऐसे वाले सवाल आते हैं तो उसमें चित्र में पता नहीं कैसे बताते हैं। तो इसका एक साधारण तरीका क्या है, जैसे ऐसे पूछे वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या होगा, तो जिसके सापेक्ष पूछता है उसको बटे के नीचे रखते हैं, और जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसको नीचे रखेंगे, और जो बचा उसको ऊपर कर देंगे। जैसे इसमें पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या होगा, तो किसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष पूछ रहा है तो वायु का आवर्तनांक नीचे रखेंगे। और उसके बाद किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कांच, कांच मतलब ऊपर रहेगा, और वायु के सापेक्ष कर रहा है तो वायु के सापेक्ष ये नीचे रहेगा, मतलब वायु का आवर्तनांक नीचे रहेगा और कांच का आवर्तनांक ऊपर रहेगा। जिसके सापेक्ष होगा वो नीचे होगा। जैसे इसमें आवर्तनांक पूछ रहा है म्यू बराबर वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक क्या होगा, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष पूछ रहा है तो वायु का आवर्तनांक नीचे रखेंगे और कांच का ऊपर रखेंगे। तो कांच का आवर्तनांक कितना होता है, 3/2। 3/2। इसके बाद वायु का आवर्तनांक कितना होता है, 1। तो सीधे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कुल मिला के कितना आ जाएगा, 1.5। इसी प्रकार से ये सवाल है, जैसे कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक क्या होगा। अब इस किसके सापेक्ष पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और वायु को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। तो इसका आवर्तनांक क्या होगा, इसका जो आवर्तनांक होगा, कांच के सापेक्ष कह रहा है तो इसको नीचे रखो, बटे के नीचे। कांच का आवर्तनांक कितना है, 3/2 होता है, और वायु का कितना होता है, 1। तो पलट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3। इसका कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। इसको हल कर लो, तो इसको हल करोगे 0.666 आ जाएगा। ठीक। इसके बाद अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में क्या है, जैसे जल के सापेक्ष वायु तथा कांच का आवर्तनांक बताइए। और इसमें किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जल के सापेक्ष ज्ञात करना है ना। तो पहला आवर्तनांक ये करेंगे, पहला आवर्तनांक क्या होगा, जैसे वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे जल के सापेक्ष है तो जल के सापेक्ष को नीचे रखेंगे। जल का आवर्तनांक कितना होता है, 4/3 होता है, तो 4/3 कितना रख देंगे, नीचे रख देंगे। जल के सापेक्ष है वायु तथा कांच का आवर्तनांक चाहिए, तो सबसे पहले जल के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक निकाल लेते हैं। तो वायु का आवर्तनांक कितना होता है, 1। इसको पलट दो, कितना हो जाएगा, 3/4, यानी 0.4728, 4×5 = 20, इतना हो जाएगा। इसी में दूसरा सवाल क्या है, इसी में है, जल के सापेक्ष वायु का तथा कांच का आवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल के सापेक्ष अगर कांच का निकालना है तो जल के सापेक्ष कह रहा है तो सापेक्ष वाले को नीचे रखना है। ये ऐसे किसके सापेक्ष कह रहा है, जल के सापेक्ष, तो इसको नीचे रख दो। जल के सापेक्ष नीचे हो गया। कांच का आवर्तनांक चाहिए, कांच का कितना होता है, 3/2। इसका ऊपर गुणा कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, 3 × 9, 4 × 2 = 8 हो गया। ऐसे आवर्तनांक वाले जितने भी सवाल होते हैं ऐसे किए जाते हैं। तो आगे फिर बताते हैं, इसके आगे की जो जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी, जो कि पार्ट 2 में होगी।